1975 की इमरजेंसी, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में राजनीति, गिरफ्तारियां और लोकतंत्र पर हुए हमले की तस्वीरें आती हैं, है ना? पर क्या हो अगर हम कहें कि ये सिर्फ सियासत की कहानी नहीं थी। ये भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा और शायद सबसे अनदेखा इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट भी था। तो सवाल यही है कि क्या उन राजनीतिक हेडलाइंस के पीछे एक और ही कहानी चल रही थी, एक आर्थिक कहानी जिसने भारत की दिशा को हमेशा के लिए बदलने की एक जबरदस्त कोशिश की। चलिए आज इसी छिपी हुई कहानी की परतें खोलते हैं। असल में राजनीतिक दांवपेच के पर्दे के पीछे भारत की पूरी इकोनॉमी को नए सिरे से ढालने का एक बहुत ही रैडिकल प्लान काम कर रहा था। लेकिन सरकार को इतने बड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें 1975 से ठीक पहले के भारत के आर्थिक हालात को देखना होगा। और सच कहें तो हालत कुछ ठीक नहीं थे, बल्कि काफी नाजुक थे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 23%। 1974-75 में भारत की महंगाई दर इस खतरनाक लेवल पर पहुंच गई थी। ये एक राष्ट्रीय आर्थिक बुरे सपने जैसा था। मतलब हर दिन हर चीज के दाम बस बढ़ते ही जा रहे थे। और बात सिर्फ महंगाई की भी नहीं थी, पूरी इकोनॉमी जैसे थम सी गई थी। एग्रीकल्चर फेल हो रहा था, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन गिर रहा था। मतलब खेत हों या फैक्ट्रियां, हर जगह स्ट्रगल था। और इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा था, जिसका गुजारा करना भी मुश्किल होता जा रहा था। तो इस बड़े संकट से निपटने के लिए सरकार एक बहुत ही कह सकते हैं डेयरिंग सॉल्यूशन लेकर आई। एक ऐसा मॉडल जो उन्होंने एक और डेवलपिंग देश से लिया था, ब्राजील से। तो ये ब्राजीलियन मॉडल था क्या आखिर? देखिए, इसका मकसद बिल्कुल साफ था। पहला, सरकारी कंपनियों का आउटपुट बढ़ाना। दूसरा, एक्सपोर्ट्स को जबरदस्त पुश देना। और तीसरा, देश में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी लाना। उस वक्त के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। और इसके नतीजे खैर वो काफी मिले जुले रहे, जैसा हम यहां देख सकते हैं। एक तरफ जो पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कंपनियां थी, उनकी ग्रोथ रेट तो बढ़ गई, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में एक तरह का ठहराव आ गया था। तो अब सवाल ये था कि इस नई इकोनॉमिक डिसिप्लिन को लागू कैसे किया जाए। इसके लिए सरकार ने दो चीजों पर दांव लगाया। पहला पिलर था डर से कंट्रोल करना, और दूसरा था इनकम का एक ऐसा सोर्स जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सरकार ने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सच में डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जमाखोरों और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को टारगेट करने के लिए MISA जैसा एक बहुत ही सख्त कानून लाया गया। इसके तहत किसी को भी बिना ट्रायल के जेल में डाला जा सकता था। जाहिर है, इसका असर यह हुआ कि पूरे बाजार में एक खौफ का माहौल बन गया। और हाँ, शुरू में तो ये काम कर भी गया। कीमतें नीचे आने लगीं और कुछ वक्त के लिए मार्केट स्टेबल भी हो गया। लेकिन डर का ये असर ज्यादा लंबा नहीं टिका। बस एक साल के अंदर ही 1976 के आखिर तक आते आते महंगाई फिर से बढ़ने लगी थी। अब आते हैं उस दूसरे पिलर पर, और ये कहानी का एक बहुत दिलचस्प हिस्सा है, विदेशी पैसा। सरकार ने विदेशों में बसे भारतीयों यानी NRIs के लिए हाई इंटरेस्ट रेट वाली स्कीम्स लॉन्च की। और इसका नतीजा देखिए, कमाल का था। 1975 में जहां 1248 करोड़ रुपए आए थे, वहीं 1976 में ये आंकड़ा बढ़कर 2041 करोड़ हो गया। ये इकोनॉमी के लिए एक छिपे हुए खजाने जैसा था। तो इस पूरे बड़े इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट का फाइनल वर्डिक्ट क्या था? क्या ये कामयाब रहा या नाकाम? चलिए अब इसका हिसाब किताब करते हैं। सबसे बड़ा जो नतीजा निकला वो था बढ़ती हुई असमानता। इन पॉलिसीज का फायदा किसको मिला? एलीट क्लास को, बड़े बड़े इंडस्ट्री वालों को। और नुकसान में कौन रहा? गरीब और मजदूर। उनकी असली कमाई असल में घट गई और वो और पीछे होते चले गए। और देखिए कि इकोनॉमी में जो ये गुस्सा पनप रहा था, इसका सीधा असर पॉलिटिक्स पर पड़ना ही था। गरीबों और वर्किंग क्लास में जो नाराजगी थी, वो 1977 के इलेक्शन में एक बहुत बड़ा फैक्टर बनी। और यही असंतोष सरकार की हार की एक बड़ी वजह भी बना। तो कुल मिलाकर देखें तो इमरजेंसी के दौरान कुछ वक्त के लिए इकोनॉमिक डिसिप्लिन तो आया, इसमें कोई शक नहीं। पर बड़ा सवाल यह है कि इसकी कीमत क्या थी? क्या तानाशाही कंट्रोल और बढ़ती हुई गरीबी इस थोड़ी देर की स्टेबिलिटी के लिए सही कीमत थी? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है।